नमस्कार। भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में कैबिनेट ने एक बड़ा फैसला किया है। मंत्रिमंडल ने भारत की राष्ट्रीय एकीकृत संपीड़ित बायोगैस योजना गोवर्धन को 23,731 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ मंजूरी दे दी है, जो घरेलू सीबीजी उत्पादन में लगभग 10 गुना वृद्धि लाने में मदद करेगी। ये किसानों, ग्रामीण उद्यमियों, निजी निवेश, अपशिष्ट से धन और आत्मनिर्भर भारत की यात्रा को भी मजबूती देगी। इसके साथ ही कैबिनेट ने असम में NH-15 पर बेहाटा चारियाली गुवाहाटी के पास से तेजपुर तक 4 लेन एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे के निर्माण को भी मंजूरी दी है, जो नॉर्थ ईस्ट में कनेक्टिविटी के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। और इन्हीं सब कदमों पर कि किस तरह से ये अर्थव्यवस्था और भारत की विकास यात्रा को आगे बढ़ाएंगे, हम करेंगे चर्चा। मैं हूं रमा त्यागी, मेरे साथ जुड़ेंगे खास मेहमान भी। तो देश में स्वच्छ ऊर्जा, किसानों की आय और कचरे से संपदा बनाने की दिशा में सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 23,731 करोड़ रुपए की लागत वाली राष्ट्रीय सर्कुलर बायो एनर्जी योजना गोवर्धन को मंजूरी दे दी है। वित्त वर्ष 2026-27 से 2035-36 तक लागू होने वाली ये योजना कंप्रेस्ड बायोगैस यानी सीबीजी उत्पादन को राष्ट्रीय स्तर पर नई गति देगी। योजना के तहत कृषि अवशेष, गोबर, गन्ना मिलों का प्रेसमड, नगरों के जैविक कचरे और अन्य बायोमास को स्वच्छ ईंधन, जैविक खाद और ग्रामीण आय के स्रोत में बदला जाएगा। सरकार का लक्ष्य घरेलू सीबीजी उत्पादन को लगभग 10 गुना बढ़ाना है, आयातित जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करना है और भारत की ऊर्जा सुरक्षा को और मजबूत करना है। 6 पिलर्स हैं जो कंप्रेस्ड बायोगैस CBD कंप्रेस्ड बायोगैस बनती है सिटी और एग्रो वेस्ट को डाइजेस्ट करने के बाद में, उसको फर्मेंट करने के बाद में, तो उससे जो गैस बनती है उस गैस के यूटिलाइजेशन के लिए अश्योर्ड ऑफ टेक का पिलर रखा गया। यानी जो भी मैन्युफैक्चर करेगा बायोगैस उसको एक अश्योर्ड ऑफ टेक यानी उसके प्रोडक्ट को खरीदने की गारंटी दी जाएगी। एक अश्योर्ड ऑफ टेक यानी बाय करने का गारंटी इसमें दिया गया है। सेकेंड है प्राइस की स्टेबिलिटी। प्राइस, ग्लोबल ऑयल का प्राइस, गैस का प्राइस अप एंड डाउन होता रहता है, तो बायोगैस को वो सब वॉलेटिलिटी प्राइस की न देखनी पड़े, इसके लिए एक अश्योर्ड प्राइस का सिस्टम बनाया गया है। और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है बायोगैस के प्लांट लगाने में, उसमें सपोर्ट दिया जाएगा, कैपेक्स का सपोर्ट। और चौथा पिलर है पाइपलाइन का इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी जहाँ से बायोगैस का प्लांट लगता है उस वहाँ से कंज्यूमर्स तक पहुँचाने के लिए जो पाइपलाइन का नेटवर्क चाहिए उसको सपोर्ट करने के लिए भी इस स्कीम में 4th पिलर रखा गया है। 5th पिलर है MSMEs और विशेषकर जो विमेन लेड MSMEs हैं उनके लिए क्रेडिट गारंटी। और 6th पिलर है इनोवेशन के लिए। मान लो कोई नए मेथड से करना चाहे, कोई नया टेक्नोलॉजी लाना चाहे इसमें, तो उनको एक इनोवेशन का स्कोप चैलेंज फंड के थ्रू दिया जाएगा। इन 6 पिलर्स को लेके स्कीम बनी है। स्कीम गोवर्धन स्कीम है। इसमें बेसिकली जो हमारे अभी एग्जिस्टिंग सिटी गैस पाइपलाइन डिस्ट्रीब्यूशन आ चुका है, प्लस पाइप नेचुरल गैस भी देश में कई जगह कई शहरों में आया है, इन सब का इस बायोगैस के प्रोडक्शन सेंटर्स के साथ कनेक्शन किया जाएगा। इसके साथ ही पूर्वोत्तर में सड़क संपर्क को नई रफ्तार देने के लिए केंद्र सरकार ने एक बड़ी परियोजना को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति यानी CCA ने असम में गुवाहाटी से तेजपुर के बीच 135.87 किलोमीटर लंबे 4 लेन एक्सेस कंट्रोल कॉरिडोर के निर्माण को मंजूरी दे दी है। असम में एक हाईवे बहुत अच्छा, बहुत क्रिटिकल प्रोजेक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। यह है बायता चरियाली, यानी गुवाहाटी से जस्ट बाहर निकलने के बाद में, वहां से लेके तेजपुर तक। NH-15 जो कि गुवाहाटी के नॉर्थ बैंक पे लोकेटेड है, आई मीन ब्रह्मपुत्र के नॉर्थ बैंक पे लोकेटेड है, उसका ये प्रोजेक्ट है। और ये आगे जाके बहुत सारे अरुणाचल के, आगे नागालैंड के, इन सब के लिए कनेक्टिविटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट हाईवे बनता है। ये 4 लेन हाईवे 135 किलोमीटर्स का है और करीब 8,970 करोड़ रुपीस का इसमें इन्वेस्टमेंट आएगा।
तो ऊर्जा सुरक्षा और कनेक्टिविटी को किस तरह से रफ्तार देंगी ये योजनाएं, इन्हीं पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। नागेंद्र कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं, एसोसिएट डायरेक्टर हैं टेरी के, और रविशंकर रवि जुड़े हुए हैं, संपादक हैं दैनिक पूर्वोदय के। नागेंद्र जी बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। रविशंकर जी आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले नागेंद्र जी आपसे हम समझना चाहेंगे किस तरह से ऊर्जा सुरक्षा के लिए आज का जो कदम है, आज की जो परियोजना है कितनी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर हम अगले वर्ष देखते हैं तो 300 गीगावाट तक ऊर्जा मांग जो है तमाम कारणों से देश में बढ़ने वाली है। उसको देखते हुए ऊर्जा सुरक्षा और ऊर्जा रणनीति कहें अगर सही तौर पर, तो इसमें ये सरकार का कितना महत्वपूर्ण कदम है? देखिए, आपके माध्यम से मैं आपके सभी स्रोतों को ये जानकारी देना चाहूँगा। ये भारत सरकार के द्वारा जो ये कदम उठाया गया, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है और बहुत ही टाइमली लिया हुआ इसको कदम मैं बोल सकता हूँ। क्योंकि देखिए, जिस तरह की सिचुएशन अभी हम फेस कर रहे हैं नॉर्थ ईस्ट में, जिस तरह की हमारी जो मिडिल ईस्ट में जिस तरह की सिचुएशन अभी हम फेस कर रहे हैं, ऑयल संकट और गैस संकट को जिस तरह से हमें अभी पिछले कुछ दिनों में फेस किया है, उसको देखते हुए और हमारी आने वाली जो डिमांड है, एनर्जी की डिमांड, चाहे मैं ऑयल की बात करूं चाहे मैं गैस की भी बात करूं, वो दोनों डिमांडें हमारी आने वाले टाइम में बढ़ने वाली है। तो उसके देखते हुए ये बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है और इसको मैं अलग तरीके से भी देखता हूँ। ये खाली ऊर्जा संकट को कम करने के लिए नहीं, बल्कि जो हमारे किसान हैं, जो हमारे जो गांव में रहने वाले जो लोग हैं, जो डंग और वेस्ट पशुपालन से जुड़े जो लोग हैं, उनके लिए बड़ी एक समस्या थी कि कैसे उसको डंग को कैसे यूज करें और उससे बहुत सारे इमिशन होते थे। अब उसका भी एक उस डंग को वो बेच सकते हैं, जो ये प्लांट लगेंगे उनको प्लांट डेवलपर को बेच सकते हैं, और जो हमारा एग्री बायोमास है उसको भी सेल आउट कर सकते हैं। तो ये ऊर्जा संकट के साथ साथ जो हमारे किसानों की आमदनी है उसको बढ़ाने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान ये बिल्कुल, वेस्ट टू वेल्थ की आप बात कर रहे हैं, ये भी अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है और इस योजना का बड़ा हिस्सा है। और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की जिस तरह से बात करें, इससे भी चर्चा करेंगे हम। रविशंकर रवि जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रविशंकर जी, नॉर्थ ईस्ट केंद्र सरकार की प्राथमिकता में है, लगातार सरकार कदम उठा रही है, और आज की अगर हम बात करें 8,970 करोड़ रुपए की ये जो गुवाहाटी तेजपुर हाईवे परियोजना है, ये नॉर्थ ईस्ट के विकास में कितनी बड़ी गेम चेंजर होने वाली है? ये बहुत ही लंबित मांग थी, और आज का जो यूनियन कैबिनेट का जो ये डिसीजन हुआ है, ये असम ही नहीं पूरे नॉर्थ वेस्ट के रोड नेटवर्क के लिए बहुत ही बड़ा कदम है। ये जो बायहाटा से तेजपुर तक जो हाईवे है, अभी तक 2 लेन का था, अब ये 4 लेन होने जा रहा है, और यह बहुत ही महत्वपूर्ण हाईवे है। भूटान बिल्कुल पास में है, और इसी हाईवे से अरुणाचल की तरफ रास्ता जाता है, और गोहपुर में जो ब्रह्मपुत्र के अंदर से जो टनल बनने की जो योजना है, ये रोड जाकर उसको जोड़ेगा। तो इसके 4 लाइन बनने से असम का जो नॉर्थ बैंक है, साउथ बैंक में हाईवे बने हैं और कई बहुत अच्छे अच्छे हाईवे बने हैं, नॉर्थ बैंक में 4 लेन हाईवे का अभाव था। उसकी वजह से ट्रैफिक में बहुत दिक्कत हो रही थी, और इसकी मांग काफी दिनों से की जा रही थी। मुझे लगता है कि यूनियन कैबिनेट ने यह जो फैसला लिया है, इससे ब्रह्मपुत्र का जो उत्तरी भाग है, जो नॉर्दर्न असम है, और अरुणाचल प्रदेश को सीधे और बहुत बेहतर कनेक्टिविटी मिलने जा रही है। जो मैंने पूरी रिपोर्ट देखी कि उसमें जहां पर शहर है, फ्लाई ओवर बनेंगे, मेजर पुल है, और इससे भूटान से कई सारी नदियां आकर मिलती हैं ब्रह्मपुत्र में, इसलिए कई पुलों की जरूरत पड़ेगी। और ये जो पूरा का पूरा अब जो भूटान और भारत के बीच जो एक और बेहतर संबंध हो रहा है, व्यापारिक संबंध भी हो रहा है, और अरुणाचल के लिए, तवांग के लिए नए रास्ते का जो निर्माण हुआ है, ये हाईवे उस रास्ते को भी जोड़ेगा जो सामरिक रूप से भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मुझे ये लगता है कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि यूनियन गवर्नमेंट ने इस बीच में असम में कई नए हाईवे की तरफ काम बढ़ाया है। अब शिलोंग के पास से सिलचर को जोड़ने के लिए एक्सप्रेस हाईवे या ग्रीन हाईवे की बात चल रही है, अप्रूव्ड भी हुआ है। तो मुझे लगता है कि बहुत ही मेजर कदम है ये असम और नॉर्थ ईस्ट के लिए। बहुत बड़ा कदम है और इन्हीं कदमों पर हम चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले ले लेते हैं एक ब्रेक। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। ये क्या है? असली नोट? ब्रो, ये फटा है।
सुन, कते फते या पुराने नोट को बैंक ब्रांच में एक्सचेंज कर सकते हैं। वाओ, नया नोट मिलेगा? हाँ, जिससे तू हमें पिज्जा पार्टी देगा। आरबीआई कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो। यार कैसे ले पाएंगे घर? नहीं, आज गर्मी बहुत है ना। यस, बहुत ही ज्यादा। पापा, घर खरीदने की प्लानिंग इज नॉट इजी। विनी, लॉन्ग टर्म सेविंग्स का बेस्ट प्लान बताना। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान। LIC और सेविंग्स। यस, इसमें इंश्योरेंस और फंड्स दोनों में इन्वेस्ट करके गोल्स के हिसाब से सम अश्योर्ड एडजस्ट कर सकते हो। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान, फ्यूचर इंश्योर्ड, ग्रोथ अश्योर्ड। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं कैबिनेट के अहम फैसलों की। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नागेंद्र जी, आपसे समझना चाहेंगे, अगर गैस ज़रूरतों की हम बात करते हैं भारत की, तो काफ़ी कुछ हिस्सा अभी हम आयात करते हैं। सरकार का कहना है कि इस कदम से जो LNG आयात है उस पर निर्भरता जो है वो कम होगी। किस तरह से इसका व्यावहारिक रूप से प्रभाव पड़ेगा और पूरी अर्थव्यवस्था पर किस तरह से इसका असर देखते हैं? देखिए, अगर मैं गैस की डिमांड की बात करूं तो तकरीबन 50 मिलियन मैट्रिक टन जो गैस है वो देश को अभी आज की डेट में रिक्वायरमेंट होती है, जिसकी तकरीबन आधी गैस हमें बाहर से मंगानी पड़ती है, तकरीबन 25 to 30 मिलियन मैट्रिक टन। ये जो कदम है, इससे हमारी जो गैस जो हम बाहर से मंगाते हैं उसको हम कम कर सकते हैं। और अभी अगर मैं बात करूं तो तकरीबन 200 CBG प्रोजेक्ट, कंप्रेस बायोगैस प्रोजेक्ट। जब हम कंप्रेस बायोगैस की बात करते हैं तो ये इट्स अ प्योरीफाइड फॉर्म जो बायोगैस है हमारी, और बायोगैस कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, इट्स अ ओल्ड कॉन्सेप्ट। तो ये कंप्रेस बायोगैस जो है हमारी प्योरीफाइड फॉर्म है जो हमारी बायोगैस है। और जो हमारे घरों से निकलने वाले कचरे, जो हमारी खेती से निकलने वाले जो अपशिष्ट हैं, जो वेस्ट जिनको हम बोलते हैं, या हमारे जो एनिमल्स हैं उनसे जो डंग जो निकलता है, उससे ये बनाई जाती है। तो जैसे मैंने पहले भी कहा कि एक तो हम यहाँ पे जो स्वच्छता है उसको बढ़ावा देंगे, उसको हम यूटिलाइज करेंगे जो प्रोडक्ट है, वेस्ट प्रोडक्ट है बायोगैस बनाने में। और जो हमारी एनर्जी की जो डिमांड है वो हम पूरी की पूरी, मैं अभी जो गवर्नमेंट ने जो स्कीम अभी ये बड़ा फैसला मैं बोलना चाहूँगा जो लिया है, वो जो डिमांड है वो हम जो वो फुलफिल कर पाएंगे। बिल्कुल, डिमांड भी फुलफिल कर पाएंगे और इसके साथ ही जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है उसको भी मजबूती मिलेगी। ये लगातार हम बता रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण ये फैसला है। रवि जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रविशंकर जी, जिस तरह से हम बात कर रहे थे और आपने भी बताया कि आज का जो ये कॉरिडोर है ये केवल असम के लिए नहीं बल्कि पूरे नॉर्थ ईस्ट के लिए, पूरे पूर्वोत्तर के लिए विकास का एक कॉरिडोर साबित होने वाला है। किस तरह से पर्यटन की बात करें, किस तरह से रोजगार की बात करें, उद्योग की बात करें, निवेश की बात करें, वो इससे बढ़ने वाला है। नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा कि यह चूंकि असम जो है पूर्वोत्तर का प्रवेश द्वार है, पूर्वोत्तर में कहीं भी आने के लिए असम से गुजरना पड़ता है। तो असम की सड़क बेहतर होने का मतलब है कि पूरे पूर्वोत्तर की कनेक्टिविटी को बल मिलता है। और अभी जैसा कि प्रधानमंत्री ने इस बार पर्यटन पर जोर दिया है और उन्होंने असम के पर्यटन काजीरंगा में एक रात रुककर उन्होंने पूरे विश्व में काजीरंगा को पहुंचा दिया। तो ओरांग नेशनल पार्क भी इसी सड़क के किनारे पड़ता है और ओरांग नेशनल पार्क बाघों के लिए बहुत ही मशहूर है। वहां पर पर्यटक आमतौर से वहां पर बाघ को देख सकते हैं। और इसमें अरुणाचल की तरफ भी कई ऐसे वन क्षेत्र हैं। और भूटान के तलहटी में जिस तरह से बोडो उग्रवाद के खत्म होने के बाद, शांत होने के बाद, भूटान की तलहटी में जिस ढंग से यूको टूरिज्म डेवलप हुई है और जिस ढंग से वहां पर टूरिस्ट पहुंच रहे हैं, और इसी मार्ग से आप सीधा तवांग पहुंच सकते हैं। सेला पास 4 से 5 घंटे की दूरी पर पहुंच सकते हैं, जहां जाने के लिए 8 से 9 घंटे लगते थे।
यही मार्ग आगे जाकर फिर लखीमपुर से होते हुए ये डिब्रूगढ़ की तरफ चला जाता है। ये कलियाबर भौरा जो हाईवे पर जो नदी पर जो पुल है ब्रह्मपुत्र पर, वो आगे जाकर काजीरंगा की तरफ चला जाता है। इससे क्या होगा कि गुवाहाटी जो बाईपास है उस पर यातायात का दबाव कम होगा और जिन मालवाही ट्रकों को बाहर ही बाहर डिब्रूगढ़ अपर असम जाना है, नागालैंड जाना है, अरुणाचल प्रदेश जाना है, वह इस विकल्प मार्ग का सहारा लेंगे। अभी भी इस पर ट्रकों का बहुत दबाव है, लेकिन जैसे ही 4 लेन होगा तो जैसे बोलते हैं ना कि 30 की स्पीड की गाड़ी 80 की स्पीड में चलने लगेगी, तो वह होगा, समय बचेगा, माल ढुलाई आसान होगी। और जब इस तरह के हाईवे बनते हैं, टर्मिनल्स बनते हैं, तो उसके आसपास छोटे छोटे बाजार भी विकसित होते हैं। तो जो लोकल प्रोडक्ट है ये सिर्फ एक सड़क नहीं है, पूरी जीवन शैली को बूस्टअप करती हैं ऐसी सड़कें। और अलग अलग तरह की बसें उस पर आएंगी और एक इको टूरिज्म के साथ साथ जो ग्रामीण जो अर्थव्यवस्था है, जो ग्रामीण असम के जो उत्पाद हैं, उसको इसका सीधा लाभ मिलेगा। और एक चीज और जान लीजिए कि असम या नॉर्थ ईस्ट में हालांकि रेल सेवा का लगातार विस्तार हो रहा है जी, नए एयरपोर्ट खोल रहे हैं, लेकिन अभी भी यहाँ यातायात का मुख्य साधन सड़क ही है, क्योंकि यहाँ का भूगोल ऐसा है। तो जितनी बेहतर पूरे क्षेत्र के लिए एक बड़ी लाइफलाइन जो है ये साबित होने वाली है। चर्चा इस पर जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले ले लेते हैं एक और ब्रेक। आप बने रहिए टीजी न्यूज के साथ। बच्चों को ये तो पता है कि जब तक पापा है तब तक सब सही है, पर उन्हें ये नहीं पता कि कल अगर पापा नहीं रहे तो क्या होगा, क्योंकि आपने तो टर्म इंश्योरेंस लिया ही नहीं। थोड़ा तो समझदारी से काम लीजिए, पॉलिसी बाजार से टर्म इंश्योरेंस ले लीजिए, परिवार सबसे पहले। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस सिर्फ 410 रुपए हर महीने से शुरू होता है। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नागेंद्र जी, जिस तरह से लगातार आप बता रहे हैं कि जैविक कचरे के प्रबंधन की दिशा में ये योजना एक बड़ा बदलाव ला सकती है, बड़ी तस्वीर बदल सकती है, और जिस तरह से अगले 10 वर्षों में 1.5 लाख रोजगार का लक्ष्य रखा गया है, जिस तरह से हम ग्रामीण अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं, तो इससे इसमें किसानों को, पंचायतों को या निजी उद्योग के भी अवसर जो है इन सभी क्षेत्रों में कैसे खुलेंगे। और ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से इस पूरे प्रोसेस के दौरान काम होता है। जो किसान हैं, जो अपने प्लांट लगाना चाहते हैं, उनके लिए किस तरह की सहायता है, क्या कुछ एक प्रोसेस है? जी, देखिए यहाँ पे मैं 3-4 चीजों पे बात करना चाहूँगा। एक तो हम जो बात कर चुके हैं कि जो किसानों के डंग को हम यूज करेंगे, उनके खेती से निकलने वाले जो वेस्ट मटेरियल है उनको यूज करेंगे। उसके अलावा हमारी बहुत सारी जो इंडस्ट्री हैं जहाँ पे जो डिफरेंट टाइप के वेस्ट हमारे निकलते हैं, जैसे मैं अगर बात करूँ तो शुगर इंडस्ट्री, जहाँ से एक जो वेस्ट निकलता है उसको हम प्रेस मड बोलते हैं, तो उसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं। और इसके अलावा हमारे पास जो अदर इंडस्ट्री हैं, जैसे हमारी पेपर एंड पल्प इंडस्ट्री है, वहाँ से जो वेस्ट निकलता है, जो इंडस्ट्री के लिए आज की डेट में एक बड़ा चैलेंज है, उसको ट्रीट करने में बहुत सारा उनका इन्वेस्टमेंट उसमें लगता है, तो उसको भी बायोगैस में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो ये खाली मैं बात करूं किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि इंडस्ट्री को भी सेल्फ सस्टेनेबल बनाने के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। जहां तक हम किसानों की बात करें तो किसान भी यहाँ पे अभी जो है, किसानों का रोल अभी तक जो है वो सिर्फ वेस्ट को सप्लाई कर रहे हैं और उससे उनको एक फिक्स इनकम आ रही है। लेकिन आने वाले समय में जो मैं देख पा रहा हूँ, यहाँ पे किसान अपने लेवल पे भी इस तरह के बायोगैस प्लांट लगा सकते हैं और उस गैस को वो बड़ी इंडस्ट्री को सेल आउट कर सकते हैं। उस तरह के मॉडल पे भी हमें काम करने की जरूरत है, जहां पे किसान अपने स्केल पे छोटे लेवल की 200 से 300 क्यूबिक मीटर के अपने फार्म में प्लांट लगाएं और उस रॉ गैस को
हम जो है बड़ी इंडस्ट्री को, जहां जो इंडस्ट्री उसको प्योरीफाई करे, उसको सप्लाई करे, उस तरह के मॉडल पे भी हमें काम करने की जरूरत है, जहां पे किसानों की आमदनी बढ़ेगी और जो लोग शहरों की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं उसको रोका जा सकेगा। बिल्कुल, स्टार्टअप्स और स्वरोजगार की आप बात कर रहे हैं, उनके बढ़ने की भी पूरी संभावना जो है ये परियोजना दिखाती है। इसीलिए कहा जा रहा है कि ये जो है ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देती है। रविशंकर जी, आपसे जानना चाहेंगे, सामरिक रूप से भी ये योजना बेहद महत्वपूर्ण है, जो आज नॉर्थ ईस्ट के लिए जो है जिसकी मंजूरी दी गई है, और इसमें नॉर्थ ईस्ट जो भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का प्रवेश द्वार माना जाता है, उसको किस तरह से ये मजबूत करती हुई दिखाई देती है, विशेषकर दक्षिण पूर्व एशिया के साथ किस तरह से जो व्यापारिक संपर्क हैं और ज्यादा इससे मजबूत होंगे? जी, ये बिल्कुल उसी दिशा में बढ़ा हुआ कदम है। जिस तरह से साउथ ईस्ट एशिया के साथ व्यापारिक रिश्ते बनाने की बात हो रही है, आप अगर देखें तो टुकड़े टुकड़े में काफी काम हुआ है। मैं अभी कुछ दिन पहले ही इम्फाल गया था, और इम्फाल से मोरे का रास्ता, जब आज से 20 साल पहले मैं मोरे गया था, सिंगल रास्ता था, और अभी मोरे तक 4 लेन का रास्ता है। फिर अगर आप देखें आगे भी दीमापुर से कोहिमा के रोड को विकसित किया जा रहा है, फिर कोहिमा से इम्फाल के रोड को विकसित किया जा रहा है, और फिर ये जो 4 लेन को सैंक्शन किया गया है बायाटा से लेकर तेजपुर तक, और उसके आगे 4 लेन बन चुका है। ये जो गुवाहाटी के नॉर्थ साउथ बैंक से जो एक 4 लेन हाईवे गया है, उसकी कनेक्टिविटी ब्रह्मपुत्र पर एक और नया पुल बन गया है तेजपुर के पास, और वह 4 लेन बन चुका है, और वो सीधा गोहपुर निकल जाता है। तो ये रोड जाकर ये जो बीच में एक ब्लॉक टाइप का था 2 लेन का, तो 4 लेन होते ही ये पूरी जो कनेक्टिविटी नेटवर्क है ये 4 लेन का हो जाएगा। और कहीं ना कहीं हम जब सारी कनेक्टिविटी जब बेहतर हो जाएगी, अब इम्फाल तक रेल लाइन पहुंच रही है, मोरे तक भी पहुंचाने की बात है। कुल मिलाकर इसके पीछे जो केंद्र सरकार की है कि असम और नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी तो बढ़े ही, साउथ ईस्ट के साथ जो एक व्यापार करने की जो एक बात चल रही है, एक जो कल्पना है कि किस तरह से गुवाहाटी से सीधा वोकल फॉर लोकल और लोकल से ग्लोबल की जो मंत्र प्रधानमंत्री ने दिया है, वो भी इसे पूरा होता हुआ दिखाई देता है। बेहद महत्वपूर्ण जो है ये परियोजनाएं हैं। नागेंद्र जी, ग्रीन एनर्जी लक्ष्यों पर भी हम बात करते हैं, लेकिन समय हमारे पास सीमित है। बहुत शुक्रिया नागेंद्र जी आपका, रविशंकर जी आपका हमसे जुड़ने के लिए। और सीधे बिल्कुल, और सीधे आपको ले चलते हैं। मैं आपको वहां से लेके आऊंगा, ये पहले करो, अर्जेंट है, ऐसा कहूंगा। डेमोक्रेसी में प्रोटेस्ट भी कॉन्सेंसस बनाने का एक तरीका है। लॉट ऑफ व्यूज कम टुगेदर एंड ए कॉन्सेंसस इज इवॉल्व्ड आफ्टर डिस्कशन। दैट डिस्कशन may happen through dialogue. Due to various reasons, if that thing is not heard, एजिटेशन पर जा सकते हैं। लेकिन ये सब करना है टू इवॉल्व द कॉन्सेंसस, नॉट टू क्रिएट डिविजन्स। अब जेएनजी की बात है तो अभी जो हुआ है, ग्रीवेंस तो जेन्युइन है। भारत की शिक्षा में बहुत कुछ करने की आवश्यकता है, नहीं हो रहा है, इसलिए बात होती है। तो डायलॉग होना चाहिए। डायलॉग के बाद नहीं होता तो क्या करना, बात की बात है। और मेरा अनुभव ऐसा है जेनजी के बारे में, हम लोग जेनजी की आयु में थे तो हमारी पीढ़ी का स्वभाव ऐसा था कि बड़े जो कहते थे वो मान लेते थे, हम क्वेश्चन नहीं करते थे। तो उस समय की परिस्थिति। अभी जेनजी, वो जेन अल्फा, वो प्रश्न पूछते हैं, उनको लॉजिकल आंसर चाहिए, करेक्ट, और इसके साथ प्यार चाहिए। प्यार है तो ये आंसर दे सकते हैं। आपका मेरा परिचय नहीं, आपस में कोई संबंध नहीं, और आपने प्रश्न पूछा तो मैं तुमको न तो पूछने वाले, ऐसा होगा। लेकिन हम जानते हैं एक दूसरे को, आपस में कुछ संबंध है, तो आपने पूछा तो मैं जवाब दूंगा। तो ये बातें होनी चाहिए। डेमोक्रेसी में ये तरीका है। अंग्रेजी में डिबेट कहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ शब्द है शास्त्रार्थ। उसमें वाद और प्रतिवाद नहीं होता है, उसमें पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष होता है। तो हम सब पहलुओं को देखते हैं और हर एक का अपना अपना देखने का नजरिया है, तो एक नया डायमेंशन ध्यान में आता है हर सब्जेक्ट का।
तो we get so many opinions, even contrary opinions, that together form the total view of the truth. तो ये होना ही चाहिए. तो जैन जी ने आंदोलन नहीं करना चाहिए वगैरह ऐसा मांगना नहीं, लेकिन कैसे करना, क्या करना डेमोक्रेसी में, इसके तरीके भी बताए हैं. अब कॉन्स्टिट्यूशन हमको जिन्होंने दिया, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का, अगर 2 स्पीचेस हमने पढ़ लिए तो ये कैसे करना क्या करना उसका उसमें इंडिकेशन है, वो देखना चाहिए. और हम लोगों को भी ऐसा देखना चाहिए कि अगर जैन जी चिल्ला रही है तो विरोध के लिए नहीं चिल्ला रही, कुछ तकलीफ है इसलिए चिल्ला. बिल्कुल, उसको ठीक करना चाहिए. एजिटेशन जो होना है वो आपके खिलाफ या मेरे खिलाफ न होकर वो सिस्टम करेक्शन के लिए होना चाहिए. करेक्ट, तब सब ठीक रहेगा. तो इसमें आप मानेंगे कि संवाद यदि पहले से ही शुरू हुआ होता तो ये बाद में विषय ज्यादा ऊपर जाता ही नहीं. जो नहीं होना चाहिए वो जब होता है तो कहीं ना कहीं इसमें चूक हो जाती, तभी होता है. किसकी है क्या है ये अलग बात है, लेकिन कमी तो रही है, ठीक हो जाएगी, करनी चाहिए, ऐसे मैं मानता हूँ. ठीक. और इसमें थैंक यू उत्तर के लिए. पर इसमें आप जब आपने बोला कि प्रोटेस्ट पर्टिकुलर डायरेक्शन में करना चाहिए, पर्टिकुलर मैनर में करना चाहिए, अभी सर कई बार ऐसे भी लगता है कि प्रोटेस्ट पे हम निकल आए तो लोग हमें एंटी नेशनल बुला देंगे. हाँ, लोग हमें बोलेंगे सेइंग दैट दिस पीपल आर एजेंट्स ऑफ सम कंट्री एंड सो एंड सो. तो सर नहीं, इसमें वो मैं कह रहा हूँ ना, इसमें मैं कह रहा हूँ कि जैन जी अगर एजिटेशन कर रही है तो एंटी नेशनल तो है नहीं, अपने लोग हैं, अपनी नेक्स्ट जनरेशन है. जी सर. इस अपनेपन से, डायलॉग का साथ मैंने बोला अपनापन चाहिए, संबंध चाहिए, वो हमारा संबंध है, उसका रिकॉग्निशन चाहिए, तब ये डायलॉग होता है. वहाँ की बात हमको समझ में आती है, हमारी बात वहाँ समझ में आती है, ये होता है, तो होना चाहिए. और जैन जी वगैरह ऐसी है ऐसा मैं तो बिल्कुल नहीं मानता. आपके विदाउट इट कॉन्टेक्स्ट भी जब जब पूछा गया तब मैंने बताया, और आज भी मैंने आपके सामने बोला है कि मुझे लगता है कि ये जो नई पीढ़ी है जैन जी, जैन अल्फा, ये अभी जो हमारी एग्जिस्टिंग पीढ़ी है उससे ज्यादा ऑनेस्ट है. अरे वाह, बढ़िया है. और देशभक्ति और सेवा का ऑनेस्ट अपील उसमें चलता है. थैंक यू सर, ये आपने बताया. तो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का जैन जी और जैन अल्फा के साथ जो है संवाद का आप ये कार्यक्रम देख रहे थे. इसके साथ ही इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही. दीजिए इजाजत. नमस्कार.